रूप से पदार्थ या मैटर का ही अध्ययन है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये पदार्थ है क्या? हमारी सामग्री बहुत ही सीधे शब्दों में कहती है कि हर वो चीज जो द्रव्यमान या मास रखती है और स्थान घेरती है वो पदार्थ है। लेकिन अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विचार, भावनाएं या प्रकाश ये पदार्थ नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो भी चीज हम छू सकते हैं, तौल सकते हैं या किसी डिब्बे में बंद कर सकते हैं वो पदार्थ है। लॉजिकल है। और इस पूरी दुनिया को समझने के लिए, मतलब इस अनंत विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा है। एक है शुद्ध पदार्थ जिसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, और दूसरा है मिश्रण यानी मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ नाम से ही लगता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। एकदम सही। और शुद्ध पदार्थ के भी 2 प्रकार होते हैं, तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड। ओके। तत्व वो बुनियादी रूप है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या लोहा। मतलब अगर हमारे पास शुद्ध लोहे का एक ब्लॉक है तो हम उसे कितना भी काट लें, पीस लें, उसका हर एक कण अंदर से लोहा ही रहेगा। सही है। और अगर हम इन तत्वों को आपस में जोड़ दें तो क्या वो यौगिक यानी कंपाउंड बन जाते हैं? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो क्या शर्त? यौगिक तब बनते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, फिक्स्ड रेशियो। अच्छा, फिक्स्ड रेशियो। जैसे पानी यानी H2O, इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। अगर हम इस अनुपात को बदलकर H2O2 कर दें तो वो पानी नहीं रहेगा। तो वो क्या बन जाएगा? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जिसे पीते ही इंसान सीधा अस्पताल पहुंच सकता है। बाप रे। हाँ, तो अनुपात यहाँ भगवान है। जरा सा बदलाव और पूरी चीज बदल जाती है। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। हम इससे ऐसे सोच सकते हैं कि तत्व या एलिमेंट लेगो के एक अकेले ब्लॉक की तरह हैं। अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए सारे लाल ब्लॉक एक तत्व हैं और सारे नीले ब्लॉक दूसरा तत्व हैं। यौगिक उन ब्लॉकों से बना एक खास मॉडल है। मान लीजिए एक लेगो स्पेसशिप। बिल्कुल। जिसे बनाने के लिए एक फिक्स्ड मैनुअल की जरूरत है। उस मैनुअल में साफ लिखा है कि इसमें 4 लाल और 2 नीले ब्लॉक ही लगेंगे, तभी वो स्पेसशिप बनेगा। ये निश्चित अनुपात हो गया। ये लेगो वाली तुलना बहुत ही सटीक है। और इसी तुलना को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे प्रकार यानी मिश्रण को भी समझ सकते हैं। वो कैसे? मिश्रण उस बच्चों के खिलौनों के बॉक्स की तरह है जहां लाल, नीले, हरे सारे ब्लॉक बिना किसी नियम के बस एक साथ पड़े हैं। अरे हाँ, हवा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इनका अनुपात हर जगह बिल्कुल एक समान होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब दिल्ली की हवा और पहाड़ों की हवा में गैसों का और धूल के कणों का अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम दोनों को हवा ही कहते हैं। सही कहा। और मिश्रण में भी एक परत और होती है। ये समांगी हो सकते हैं यानी होमोजेनियस। होमोजीनियस मतलब जहां सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुला मिला हो कि अलग अलग दिखाई ही ना दे, जैसे पानी में घुला हुआ नमक। ओहो हाँ, नमक पानी में एकदम गायब हो जाता है। और या फिर ये विषमांगी हो सकते हैं यानी हेट्रोजीनियस, जहां चीजें अलग अलग साफ देखी जा सकें, जैसे रेत और लोहे के बुरादे का मिश्रण। एकदम सही। तो जब हमें ये पता चल गया कि पदार्थ क्या है और लेगो ब्लॉक्स की तरह ये कैसे बनता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ये बदलता कैसे है। क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। हम देखते हैं कि चीजें पिघलती हैं, जलती हैं, जंग खाती हैं। रसायन विज्ञान इन बदलावों को 2 श्रेणियों में रखता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके। भौतिक परिवर्तन वो है जहां पदार्थ का रूप बदलता है लेकिन उसकी मूल पहचान नहीं बदलती। जैसे बर्फ का पिघलना। बिल्कुल। बर्फ ठोस थी, पिघल कर तरल पानी बन गई, लेकिन रासायनिक स्तर पर वो अभी भी H2O ही है, कोई नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन अगर हम उसी पानी में मतलब करंट दौड़ा दें और उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दें, या फिर हम लकड़ी को जला दें, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बिल्कुल नया पदार्थ बन गया। हाँ, लकड़ी का जलना सिर्फ राख नहीं बनाता, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प भी छोड़ता है। लेगो के ब्लॉक टूटकर एक नया आकार ले लेते हैं।
और यहीं पर मुझे लगता है कि विज्ञान की असली चुनौती शुरू होती है। वो कैसे? क्योंकि विज्ञान सिर्फ ये देखकर खुश नहीं हो जाता कि लकड़ी जल रही है। विज्ञान को ये जानना है कि कितनी लकड़ी जली, कितनी गैस निकली। हमें हर चीज मापनी है। हाँ, मापन यानी मेजरमेंट ही तो वो चीज है जिसने रसायन विज्ञान को कीमियागरी के अंधकार से निकालकर एक सटीक विज्ञान बनाया। कीमियागरी मतलब वो जो पुराने जमाने में लोग सोना बनाने की कोशिश करते थे। हाँ, अल्केमी। सब कुछ बस अंदाजे से होता था। इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने तय किया कि हम एक ही भाषा में बात करेंगे, जिसे एसआई इकाइयां कहा जाता है। एसआई यूनिट्स? लंबाई को हम हमेशा मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। खैर, हमारे नोट्स में मापन से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसने मुझे हमेशा थोड़ा परेशान किया है। कौन सा? सिग्निफिकेंट फिगर्स या महत्वपूर्ण अंक। इसमें कुछ बहुत ही सख्त और अजीब नियम दिए गए हैं। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मतलब जैसे सभी गैर जीरो अंक महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उन गैर जीरो अंकों के बीच में कोई शून्य आ जाए तो वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन संख्या के आगे लगे हुए शून्य महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। बताइए। ये बात अक्सर बहुत से लोगों को उलझन में डालती है। सिर्फ ये तय करने के लिए कि कौन सा शून्य महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, इतने सख्त नियम क्यों? क्या आगे के शून्यों को महत्व न देना सिर्फ चीजों को जटिल बनाने के लिए है? मेरा मतलब है, गणित में तो शून्य शून्य ही होता है। यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक पेच है। ये नियम बिल्कुल भी मनमाना नहीं है। ये असल में हमारे मापने वाले उपकरणों की सटीकता को दर्शाता है। सटीकता को मतलब प्रिसिजन? हाँ, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए हमने प्रयोगशाला में एक बहुत ही सस्ते तराजू कर किसी रसायन का वजन नापा और वो 5 ग्राम निकला। ठीक है। अगर हम इसे अपनी रिपोर्ट में किलोग्राम में लिखना चाहें तो हम इसे 0.005 किलोग्राम लिखेंगे। जानकारी दे रहे हैं? नहीं, वजन तो अभी भी 5 ग्राम ही है। बिल्कुल। वे सिर्फ हमें इकाई के बारे में बता रहे हैं कि हम किलोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे शून्य असल में सिर्फ प्लेस होल्डर हैं। महत्वपूर्ण अंक हमें ये बताते हैं कि हम अपने मापन को लेकर कितने आश्वस्त हैं। विज्ञान में हम अनुमान लगाकर काम नहीं कर सकते। मतलब हम फेंक नहीं सकते कि हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यू पता है। एकदम सही। अगर हमारा उपकरण सिर्फ 1 ग्राम तक सटीकता दे सकता है तो हम अपनी गणनाओं में दशमलव के 4 स्थानों तक सटीकता का दिखावा नहीं कर सकते। ये विज्ञान में अनुमान को हटाकर ईमानदारी स्थापित करने का तरीका है। अरे वाह, तो ये असल में धोखाधड़ी रोकने का तरीका है। आप अपनी मशीन की औकात से ज्यादा सटीकता का दिखावा नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत ही तार्किक है। और इन्हीं अलग अलग इकाइयों के बीच तालमेल बिठाने के लिए नोट्स में डायमेंशनल एनालिसिस या आयामी विश्लेषण का जिक्र है। हाँ, आयामी विश्लेषण मूल रूप से इकाइयों को एक से दूसरे में बदलने का एक गणितीय टूल है। ये आयामी विश्लेषण नाम सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का गैजेट लगता है। नाम भारी है लेकिन काम बहुत आसान है। मान लीजिए हम एक विदेशी रेसिपी से केक बना रहे हैं। रेसिपी में लिखा है कि हमें 2 पाउंड आटा चाहिए, लेकिन हमारे घर का तराजू सिर्फ ग्राम में तोलता है। तो हम फंस गए? नहीं फंसे। अब हम एक कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे कि 1 पाउंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। इसी तरह वैज्ञानिक एक इकाई को दूसरी इकाई से गुणा या भाग करके सही मात्रा निकालते हैं ताकि कोई भी प्रयोग गलत ना हो जाए। तो मापन की ये सटीकता और उपकरणों का ये विकास ही वो सीढ़ी थी जिसने हमें उन सबसे बड़े प्राकृतिक नियमों तक पहुंचाया जिनका हम आज पालन करते हैं। बिल्कुल। सामग्री में इन्हें रसायन विज्ञान के 5 लॉ नियम के रूप में बताया गया है। ये वो नियम है जो बताते हैं कि तत्व आपस में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ये नियम रातों रात नहीं बने थे। इनके पीछे बहुत से वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत थी। तो पहला नियम कौन सा है? सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण है द्रव्यमान संरक्षण नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटनी लेवोजियर ने दिया था। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अरे, ये तो वही बात है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। हाँ। लेकिन अगर हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो राख बनकर कम हो गया, उसका वजन कम हो गया। हाँ, देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन लेवोजियर ने दिखाया कि अगर हम उस लकड़ी को एक पूरी तरह से बंद शीशे के कंटेनर में जलाएं। अच्छा, ताकि धुआं बाहर न जा सके। बिल्कुल,
ताकि कोई भी धुआं या गैस बाहर ना जा सके, और फिर उस पूरे कंटेनर का वजन करें तो वो बिल्कुल मोल लकड़ी और अंदर मौजूद ऑक्सीजन के वजन के बराबर होगा। क्या बात है। एक भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ, बस उन्होंने राख और गैस का रूप ले लिया। ये सच में एक अद्भुत खोज थी। फिर दूसरा नियम आता है निश्चित अनुपात का नियम, जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम उस यौगिक या कंपाउंड वाली बात को साबित करता है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी। वो पानी के फिक्स्ड रेशियो वाली बात है। हाँ, प्राउस्ट ने साबित किया कि एक यौगिक हमेशा उन्हीं तत्वों से बनेगा और उनका वजन का अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे वो पानी कहीं से भी लिया गया हो। कहीं से भी। अब बारिश का पानी लें, नदी का पानी लें या मंगल ग्रह से पानी लेकर आएं, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। अमेजिंग। अब यहाँ तीसरे नियम पर आकर मुझे थोड़ी उलझन हुई थी। कौन सा नियम? बहुगुणित अनुपात का नियम, जिसे जॉन डाल्टन ने दिया था। इसमें लिखा है कि जब दो तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों के साथ एक सिंपल होल नंबर के अनुपात में जुड़ता है। परिभाषा थोड़ी भारी है। हाँ, ये सिंपल होल नंबर का क्या चक्कर है? ये थोड़ा सिर के ऊपर से गया मेरे। कोई बात नहीं, इसे एक बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। डाल्टन ने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग गैसें बनाते हैं। अच्छा। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब मान लीजिए हम दोनों गैसों में कार्बन की मात्रा को 12 ग्राम पर फिक्स कर देते हैं। अब जब हम ऑक्सीजन को तौलते हैं तो CO में ऑक्सीजन 16 ग्राम होती है और CO2 में ठीक 32 ग्राम होती है। 16 और 32? अरे तो ये 1:2 हो गया। बिल्कुल, 1:2 एक सरल पूर्ण संख्या का अनुपात है। हमें कभी भी 1:1.5 का अनुपात नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? डाल्टन का ये नियम बहुत क्रांतिकारी था क्योंकि इसने पहली बार गणितीय रूप से ये साबित किया कि परमाणु जैसी कोई चीज होती है जिसे आधा नहीं काटा जा सकता। ओह, तो ऑक्सीजन का आधा परमाणु नहीं जुड़ सकता, हमेशा पूरा परमाणु ही जुड़ेगा। एकदम सही। प्रकृति हमेशा पूरे परमाणुओं में डील करती है, आधे अधूरे नहीं। क्या बात है, ये तो सच में प्रकृति के रहस्यों से पर्दा उठाना जैसा था। हाँ, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। और फिर चौथा और पांचवा नियम गैसों के बारे में है। गैसों के आयतन का नियम बताता है कि जब गैसें आपस में प्रतिक्रिया करती हैं तो वे हमेशा सरल अनुपात वाले आयतनों में ऐसा करती हैं, जिसे गೇ-लुसाक ने दिया था। हाँ, और फिर आता है अमेडियो अवोगाद्रो का प्रसिद्ध नियम। अवोगाद्रो का नियम बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कहा कि अगर तापमान और दबाव समान हो तो गैसों के समान आयतन में हमेशा समान संख्या में कण होंगे। मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है तो दोनों गुब्बारों में परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होगी, भले ही ऑक्सीजन का गुब्बारा ज्यादा भारी क्यों ना हो। बिल्कुल, भारीपन अलग चीज है लेकिन कणों की संख्या समान होगी। अगर हम इन पांचों नियमों को एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि रसायन विज्ञान कोई अनुमानित जादू नहीं है। हाँ, ये एक पक्का विज्ञान है। पहले लोगों को लगता था कि दो रसायनों को मिलाने पर कुछ भी जादू ही हो सकता है, लेकिन इन नियमों ने साबित किया कि प्रकृति गणितीय नियमों का सख्ती से पालन करती है। सही कहा, लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या खड़ी हो गई थी। कैसी समस्या? अवोगाड्रो ने हमें समान कणों की बात तो बता दी, लेकिन परमाणु और अणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख तक नहीं सकते। हम एक परमाणु को पकड़कर तराजू पर नहीं रख सकते। हाँ, ये तो है। तो हम इन अत्यंत सूक्ष्म कणों को गिनेंगे कैसे? और यहीं रसायन विज्ञान के उस कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है जो इस पूरे विषय की जान है, मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं जो कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष होता है, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। हाँ, और इसी तरह अणु द्रव्यमान निकालते हैं जो उस अणु में मौजूद सभी परमाणुओं का योग होता है। लेकिन प्रयोगशाला में काम करने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम अपने हाथों से तौल सकें। और यही मोल हमारी मदद के लिए आता है। हमारे नोट्स के अनुसार एक मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 कण। मुझे बस एक सेकंड के लिए यहाँ आपको टोकना होगा। हाँ, बताइए। 10⁻23 मतलब 6 के पीछे 23 शून्य। ये एक बेतुकी और विशालकाय संख्या है। संख्या तो बहुत बड़ी है। वैज्ञानिकों ने इतनी भयानक संख्या क्यों चुनी?
क्या वे कोई आसान संख्या जैसे 1 अरब या 1 खरब नहीं चुन सकते थे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये संख्या कोई मनमाना चुनाव नहीं है। ये असल में एक पुल है, एक ब्रिज है। ब्रिज? कैसा ब्रिज? देखिए, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि 1 अरब परमाणुओं का वजन भी हमारे तराजू पर 0 ही दिखाएगा। अच्छा। वैज्ञानिकों ने ये विशिष्ट संख्या इसलिए चुनी क्योंकि अगर हम किसी भी तत्व के इतने परमाणु लें तो उनका वजन ग्राम में ठीक उतना ही होगा जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। तो अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो 1 मोल कार्बन परमाणुओं का वजन ठीक 12 ग्राम होगा? एकदम सही पकड़े आप। इसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं, यानी 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। वाओ! ये अदृश्य दुनिया को उस वजन से जोड़ता है जिसे हम प्रयोगशाला के तराजू पर आराम से तौल सकते हैं। तो मूल रूप से 1 मोल विज्ञान का अपना दर्जन है। दर्जन। हाँ, जैसे केले गिनने के लिए हम 12 का इस्तेमाल करते हैं, जूतों के लिए 2 का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वैज्ञानिक इन अदृश्य कणों को गिनने के लिए इस विशाल संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ये बस गिनने का एक तरीका है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। और मोल निकालने का सूत्र भी बहुत सीधा है। अगर हमें मोल निकालना है तो हम दिए गए द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर देते हैं। अब जब हम कणों को गिन सकते हैं और उनका वजन कर सकते हैं तो हमें यह भी जानना होता है कि किसी यौगिक में कौन सा तत्व कितना है, जिसे प्रतिशत संघटन या परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। हाँ, और इसी के आधार पर हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। हमारे नोट्स में 2 तरह के सूत्रों पर बहुत जोर दिया गया है, अनुभविक सूत्र और आणविक सूत्र। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो क्या अंतर है इनमें? चावल के लिए 2 कप पानी लें। और आणविक सूत्र? आणविक सूत्र हमें बताता है कि वास्तव में उस यौगिक के एक अणु में कितने परमाणु हैं। यानी आज आप वास्तव में कितना खाना बना रहे हैं, जैसे 4 कप चावल और 8 कप पानी। अच्छा, तो अनुपात वही रहा, बस मात्रा बढ़ गई। बिल्कुल। नोट्स में इनके बीच का एक बहुत ही सीधा संबंध दिया गया है। आणविक सूत्र हमेशा अनुभविक सूत्र का एक गुणज होता है। मतलब कोई मल्टीप्लायर होता है? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जहां n एक सरल संख्या है। तो अब हमारे पास पदार्थ हैं, उसके नियम हैं, हम उसे गिन सकते हैं और हमने उसके सूत्र भी लिख लिए हैं। अब बारी आती है असली एक्शन की, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। हाँ, जब 2 रसायन मिलते हैं तो पुराने बंधन टूटते हैं और नए बनते हैं। कागज पर हम इसे एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। बाईं ओर अभिकारक होते हैं और दाईं ओर उत्पाद, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। और यहाँ हमें वापस लेवोजियर के द्रव्यमान संरक्षण नियम को याद करना होगा। वो कि कुछ भी नष्ट नहीं होता। बिल्कुल, कोई भी परमाणु नष्ट नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि समीकरण के बाईं ओर जितने परमाणु हैं, दाईं ओर भी उतने ही होने चाहिए। इसी को तो बैलेंसिंग कहते हैं ना। हाँ, इसीलिए हम समीकरणों को संतुलित करते हैं। क्योंकि एक असंतुलित समीकरण प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, वो ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है। एकदम सही। और एक बार जब हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, तब हम इस अध्याय के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते हैं, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री सुनने में बहुत जटिल शब्द लगता है। हाँ, बहुत भारी शब्द है। लेकिन ये असल में इस बात की गणितीय गणना है कि हमें किसी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कितने अभिकारकों की आवश्यकता होगी और उससे कितना उत्पाद बनेगा। नोट्स ने इसे बहुत ही आसान 3 जादुई स्टेप्स में बांट दिया है। पहला स्टेप, समीकरण को संतुलित करो। दूसरा स्टेप, अभिकारकों और उत्पादों के मोल निकालो। और तीसरा स्टेप, आवश्यक मात्रा निकालो। पता है, मुझे ये सब कुछ पार्टी की प्लानिंग करने जैसा लगता है। पार्टी की प्लानिंग? वो कैसे? मान लीजिए हमें एक आदर्श सैंडविच बनाना है। हमारी रेसिपी यानी संतुलित समीकरण कहती है कि 2 ब्रेड के टुकड़े और 1 पनीर का स्लाइस मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं। ठीक है। अब अगर हमारे पास रसोई में 10 ब्रेड के टुकड़े हैं लेकिन सिर्फ 2 पनीर के स्लाइस है, तो हम कितने सैंडविच बना पाएंगे? सिर्फ 2 ही बन पाएंगे। बिल्कुल, बाकी ब्रेड बेकार पड़ी रह जाएगी क्योंकि हमारे पास पनीर खत्म हो गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। रसायन विज्ञान की भाषा में वो पनीर का स्लाइस लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ, सीमित अभिकारक, क्योंकि उसी ने यह तय किया कि प्रतिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी। स्टोइकियोमेट्री हमें प्रयोगशाला में बिल्कुल सटीक सामग्री लेने में मदद करती है, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। बिल्कुल,
रसायन बहुत महंगे होते हैं और वैज्ञानिक नहीं चाहते कि प्रतिक्रिया के बाद बर्तन में फालतू रसायन बचे रहें। ये तो एक तरह से भविष्यवाणी करने की एक अद्भुत शक्ति है। हम पहले से ही कागज पर हिसाब लगा लेते हैं कि अंत में क्या और कितना बचने वाला है। हाँ, विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो हमारे नोट्स में इस विषय को गहराई से समझने चाहने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार फाइनल रिवीजन ट्रिक दी गई है। और वो ट्रिक क्या है? मोल प्लस नियम प्लस सूत्र इज इक्वल टू पूरा चैप्टर। क्या बात है। मतलब अगर कोई मोल संकल्पना, रासायनिक संयोजन के 5 नियमों और सूत्र एवं स्टोइकियोमेट्री को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसने रसायन विज्ञान की नींव को फतह कर लिया है। ये 3 स्तंभ ही आगे की पूरी केमिस्ट्री का आधार हैं। ये बहुत ही सटीक सारांश है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बात की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। बताइए। अगर हम आज की इस पूरी बातचीत, खासकर द्रव्यमान संरक्षण के नियम और वो जो आपने लेगो ब्लॉक्स वाली एनालॉजी दी थी, उस पर गहराई से विचार करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा दार्शनिक बिंदु सामने आता है। दार्शनिक बिंदु, वो क्या? हमने शुरुआत में बात की थी कि द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता। हाँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड में आज जितना पदार्थ है वो हमेशा से उतना ही था, बिग बैंग के समय से। लॉजिकल है। अगर इसे हम अपने ऊपर लागू करें तो हमारे शरीर में मौजूद हर एक परमाणु, हमारे खून का हर एक आयरन का कण, हमारी सांसों का हर एक ऑक्सीजन, हमारी हड्डियों का हर एक कैल्शियम, ये सब अरबों साल पुराना है। बाप रे। वे किसी प्राचीन तारे के कोर में बने होंगे, सुपरनोवा धमाके में अंतरिक्ष में फैले होंगे, किसी उल्का पिंड के जरिए धरती पर आए होंगे और आज वे हमारा हिस्सा हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब हम सब सचमुच तारों की धूल से बने हैं, स्टारडस्ट। बिल्कुल। हम इंसान असल में कुछ और नहीं, बस उन प्राचीन परमाणुओं का एक बेहद अस्थायी मिश्रण और यौगिक हैं। हम बस कुछ समय के लिए इन सख्त रासायनिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो क्या ये सोचना गलत होगा कि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारे सारे विचार, हमारा जीवन, सब कुछ सिर्फ एक बेहद जटिल लेकिन पूरी तरह से